जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने योजना तथा आर्थिक विकास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो। शुरुआत करते हैं। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समुन्निश्चित करता है? तो भारत का संविधान करता है। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है? तो वो चावल है। भारत में ग्रामीणीय आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए निम्नलिखित से कौन से कारण जिम्मेदार है? तो विनिर्मित उत्पादकों की तुलना में जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं उनका मूल्य कम होता है और उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश बहुत कम हुआ है। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 है भारत से निर्यात की गई वस्तुएं। निर्यात यानी कि जो भारत से बाहर जाती है और गंतव्य देश जहाँ वो जाती है। तो लो अयस्क अगर हम देखें तो लो अयस्क हमारा जाता है जापान। चमड़े का सामान अगर हम देखें तो रूस। चाय यूके और सूती कपड़े जाते हैं यूएसए को जाते हैं। तो ऑप्शन जो बी होंगे वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्षेत्रीय विषमताएं अत्यधिक है और हाल ही के वर्षों में बढ़ती ही रही है क्योंकि केवल चुने गए स्थलों में ही बार बार निरंतर निवेश किया जा रहा है। कुछ क्षेत्र कृषि भूमि संबंधी रूपांतरण की ओर बिल्कुल ही अभिमुख बने हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक और आर्थिक अवसरों के अभाव का सामना कर रहे हैं और कुछ क्षेत्र कृषि जलवायवी रूप से विकास किए जाने के कम अनुकूल है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीज जो होते हैं में संभावना होती है लैंगिक रूप से बांझ पौधे के उगने की। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। भारत में 4 गन्ने उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम से सही अनुक्रम होगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र महाराष्ट्र में सही है और भारत में कृषि व्यर्थ भूमि का वृहत्तम जो क्षेत्र है राजस्थान में है। तो ये ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। तो अभी गुजरात है लेकिन जिस वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त आंध्र प्रदेश था, इसलिए ये गलत हुआ था। इसमें ऑप्शन जो भी सी होगा सही होगा। किसी उत्पाद का एक वार्षिक कृषि उत्पादन नीचे दिए गए चित्र में वर्ष 1991-92 से 1991-99 से 91-99 की अवधि के लिए दर्शाया गया निम्नलिखित में से कौन सा वो विचाराधीन उत्पाद है? तो वो है चावल। ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। मूल्य के संदर्भ में वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999 और 2000 तक की 3 वर्ष की अवधि के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस एक वस्तु का अधिकतम कृषि निर्यात किया गया है? तो वो है समुद्र उत्पाद का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्यान्नों के प्रापण के संबंध में भारत सरकार ने प्रापण लक्ष्य अपनाया है, न कि मुक्त प्रापण नीति। प्रापण यानी खरीद। भारत सरकार केवल अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करती है। लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के अंतर्गत वितरण में भारत द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूं तथा चावल समान केंद्रीय निर्गम कीमतों पर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें सही होगा। तो दूसरा होगा कि भारत केवल अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करता है। तो भारत सरकार जो होता है की ओर से जो भारतीय कृषि मूल्य और जो लागत आयोग है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। इसमें अनाजों के अतिरिक्त दलहन, तिलहन और कपास का भी समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, इसलिए वो गलत हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर है, यानी कि बाहर से मंगवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि
किसान अन्य खाद्यान्नों की पैदा करने को अधिमान देते हैं जिनकी समर्थन कीमतें अधिक लाभकारी है। तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है और पेड़ों से उत्पन्न बीजों तथा चावल चोकर से तेल निकालने की प्रक्रिया को अभी प्रयोग में नहीं लाया गया है। तो ऑप्शन जो भी होगा वो सही होगा। इसमें है कि तिलहन की फसल को पैदा करने की अपेक्षा तिलहन का आयात बहुत सस्ता पड़ता है। तो नहीं, आयात बहुत महंगा पड़ता है पैदा करने की अपेक्षा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिशें करता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। तो जो ऑप्शन बी होगा वही सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तु है। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन सी सही होगा। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि मृदा से उर्वरक या पोषक जो होते हैं उनकी हानि कम की जा सकती है और इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। भारत सरकार सी बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? तो यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित है। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीच प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, लेकिन इसके व्यापक कार्यान्वयन में क्या बाधाएं हो सकती है कि कम मूल्य और उच्च मात्रा वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग की आपूर्ति में अंतर आती है। कम मूल्य और उच्च मात्रा यानी कि गेहूँ और चावल जैसे जो कम मूल्य और उच्च मात्रा वाली फसलें हैं उनके मामले में किसान अपने द्वारा जो बीज होता है उसी को बोता है वो, और उसकी वजह से गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग की आपूर्ति में अंतर आता है। ऑप्शन जो तीसरा होगा सही होगा। निम्न में से ड्रिप सिंचाई का कार्यान्वयन करने के लाभ है। तो खरपतवार में कमी आती है और एक मिट्टी के कटाव में कमी आती है। ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। भारत सरकार कृषि में नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों बढ़ावा देती है? नीम कोटिंग यूरिया मृदा में यूरिया विघटन की जो दर होती है उसको धीमा कर देती है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो ऑप्शन जो दो होगा सही होगा। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। तो ये नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ओलावृष्टि या असामयिक जो वर्षा हो जाती है, भूस्खलन, जल प्लावन से जो फसलों को नुकसान होता है उसके लिए है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की 1991 आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है? तो विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है, एफडीआई का अंतर्प्रवाह बढ़ गया है और भारत का विदेशी विनिमय भंडार बहुत वृहद रूप से बढ़ गया है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है। तो ये सही है पहला। और एगमार्क खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। तो मोटर वाहनों के जो टायर या ट्यूब्स होते हैं उनके लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का जो मानक चिन्ह है वो अनिवार्य है। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा सही है कि भारत पादप किस्में जो होती है भारत में वो पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं।
तो पादप किस पे भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। भारत का सारा विदेशी ऋण $, के मूल्य वर्ग का है। तो न तो 1 होगा न 2, क्योंकि जो भारत के जो विदेशी ऋण है, भारत के जो विदेशी ऋण है वो देश की केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के साथ साथ निगम, नागरिक, निजी वाणिज्य बैंक सब भी जिम्मेदार होते हैं। और जो भारत का जो विदेशी ऋण है वो $, तो है ही, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो SDR, जापानी येन, यूरो आदि वर्ग मूल्य में भी है। तो इसमें दोनों ही जो होंगे वो सही नहीं होंगे। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है। तो अगर हम देखें भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में एक तो आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक किसानों को भुगतान किए गए बोनस और एक आता है प्रापण, प्रासंगिक प्रभाव और वितरण लागत। तो ये 4 चीज़ें आती है प्रापण यानी कि खरीद। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा, प्रापण प्रभार और वितरण लागत। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गर्म गैस होती है। यह हवा से भी हल्की होती है और अमोनिया गैस का जो भारी मात्रा में अगर हम उपयोग देखें तो दूध जो प्लांट होता है, दूध प्लांट में होता है। सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है। सल्फर को एक पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में उत्पादित किया जाता है। पेट्रोलियम में सल्फर की मात्रा लगभग 2% होती है। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा सही होगा। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उड़द की जो खेती है वो खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। तो एक तो प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास और एक आता है सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों और तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण यानी खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी में असीमित है। तो गलत। अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। तो इसमें दोनों ही गलत है, न तो 1 न तो 2 होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देती है। DCCB यानी कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। इसमें जो 2 होगा वही सही होगा। तो आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय उद्योग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।